नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के चुनावों में एक बार फिर से बिरयानी की देग चढ़ा दी गई है। राजनीति ने आपको एक चश्मा दिया है और वो चाहती है कि आप उस चश्मे से खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीज़ों को देखना शुरू कर दें। बहुत से लोग देखने भी लगे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इन बातों को सुनते सुनते कब वो देखने लगे। हम भाषणों के झोंक में भूल जाते हैं कि भारत में शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सर्वाहारी भी हैं। जो मांसाहारी हैं वो भी त्योहारों के समय शाकाहारी हो जाते हैं और कई घरों में तो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। बिरयानी हर मज़हब के लोग छक के खाते हैं, मगर दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने जो चश्मा दिया है वो चाहती है कि आप उस चश्मे से सिर्फ एक समुदायों को बिरयानी से जोड़कर देखें। किसी को बिरयानी खिलाना अच्छी बात है, जो शाकाहारी होते हैं वो भी वेज बिरयानी खाते हैं। इतनी जोर है बिरयानी की, सोचिए। भारत की राजनीति में बिरयानी की उसका जो आगमन है वो झूठ के हंस पर सवार होकर उसका आगमन होता है। चुनावी राजनीति में बिरयानी का प्रसंग शुरू होता है मुंबई हमलों के आतंकवादी कसाब के संदर्भ में। कहा जाने लगा कि उसे सरकार जेल में बिरयानी खिला रही है। जब यह बात घर घर में पहुंच गई, लोगों की नाराजगी का कारण बन गई, तब इस मामले के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बहुत बाद में जाकर कहा कि कसाब ने कभी भी बिरयानी की मांग नहीं की थी और ना ही सरकार ने उसे बिरयानी परोसा था। ये उन्हीं खबरों की क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं। केस के दौरान उज्ज्वल निकम ने कहा था कि कसाब के पक्ष में बन रहे भावनात्मक माहौल को रोकने के लिए मैंने एक झूठ को गढ़ा। मैंने बयान दिया था कि कसब ने मटन बिरयानी की मांग की थी। वकील निकम का बयान कई जगहों पर छपा मिलेगा। यह झूठ था, मगर बिरयानी खिलाना एक प्रतीक बन गया। इसे आतंक से जोड़ा जाने लगा है। 2014 के चुनाव में भी खूब उछला कि आतंकवादी को बिरयानी खिलाई जा रही है। अब इस झूठ का पर्दाफाश हो जाने के बाद भी चुनावों में बिरयानी बार बार लौट आ रही है, खासकर एक समुदाय के संदर्भ में। पता है कि कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई, फिर भी इस झूठ को बार बार दोहराया जा रहा है दिल्ली के चुनावों में। आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। आजकल तो वेजिटेबल बिरयानी होती है, मटर की बिरयानी होती है, मशरूम की बिरयानी होती है, पनीर की बिरयानी होती है। तो ये जो बेचारे हैं इनको पता नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो हैं इनको कुछ हवा नहीं है। ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान बिरयानी खाते हैं। दिल्ली में जितनी बिरयानी बेचने वालों की दुकानें हैं उनमें से मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की हैं। जरा कनॉट प्लेस का चक्कर लगा लें और इन सारे रेस्टोरेंट्स में देख लें जहाँ बिरयानी बिकती है, जहाँ बिरयानी मेन्यू में शामिल है, जिसमें अचारी बिरयानी भी है और चिकन की बिरयानी है और मटन की बिरयानी है, वेजिटेबल बिरयानी है। एंड मोस्ट ऑफ दोस्त, वो ज्यादातर दुकानें जो हैं वो मुसलमानों की नहीं है। देखिए, खाने हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। इनकी पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है। ये तो हर चीज को हिंदू मुसलमान बना देंगे। अगर इनके तरीके से चला जाए तो कोई भी सिला हुआ कपड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, उसका क्या करेंगे? सारे सिले हुए कपड़े बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान का कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे? सबको निकाल देंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई। अगर यह सवाल आप पूछें कि केजरीवाल कब और किस आतंकवादी को बिरयानी खिला रहे थे, क्या पता जवाब ही ना मिले। आतंकवादी कसब को फांसी हुई थी 21 नवंबर 2012 को। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2012 को और उनकी सरकार 1 साल बाद जाकर बनती है, जो कुछ समय ही चली। तो फिर केजरीवाल किस आतंकवादी को बिरयानी खिला रहे थे और किस अधिकार के तहत? कोई अधिकार था जो जाकर वहां पर रसोइया थे जो खाना बनाकर खिला रहे थे और योगी आदित्यनाथ वहां बैठकर देख रहे थे? कैसे देख रहे थे? 2013-14 से वकील उज्ज्वल निकम के एक झूठ के कारण राजनीति में बिरयानी एक झूठी रूपक की तरह हो गई है और सांप्रदायिकता को हवा देती है। बिरयानी को अब आतंक से जोड़ दिया गया है। जैसा कि सुहेल हाशमी ने बताया कि दिल्ली में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी बिरयानी बनाकर अपना गुजारा करते हैं। वेज बिरयानी भी और नॉन वेज बिरयानी भी। जोमेटो जैसी फूड साइट पर आप जाएं तो दिल्ली एनसीआर में करीब 4000 से लेकर 5000 छोटी बड़ी आउटलेट्स यानी जगह मिलेंगी जहां तरह तरह की बिरयानी बनती है, बिकती है।
आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बिरयानी ने किस तादाद में लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। ज़ोमैटो की ही साइट पर हमें अंदाज़ा मिला कि बिरयानी अक्सर ट्रेंड करती रहती है। जो व्यंजन हज़ारों लोगों को रोज़गार दे, उसे कितनी आसानी से एक समुदाय को टारगेट करने के लिए आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, वो भी एक झूठ से। हैदराबाद की कल्याणी बिरयानी को गरीबों की बिरयानी मानते हैं। मेमनी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी भी है, अंबूर बिरयानी भी है और कोलकाता बिरयानी भी है, बोहरी बिरयानी भी है। भोपाल वालों की अपनी अलग इसमें क्लासिक है बिरयानी में। ढाकाई बिरयानी है, मालाबार, अवधी बिरयानी, भटकली बिरयानी। प्रदेशों के हिसाब से बिरयानियों के प्रकारों में खूब प्रतिस्पर्धा भी है, इसलिए बिरयानी को मुक्ति मिल जानी चाहिए, खासकर तब जब यह साफ है कि आतंकवादी को बिरयानी नहीं खिलाई गई थी, वो झूठ कहा गया था। फिर भी योगी आदित्यनाथ बार बार अपनी सभाओं में इसका जिक्र कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री जानते हैं कि शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। उसकी सहानुभूति यहां की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, उनकी चिंता तो शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति उन लोगों से है जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं। पूरा सांप्रदायिकता का एक कॉरिडोर बन गया जो पाकिस्तान से चलकर शुरू होता है, शाहीन बाग पहुंचता है, फिर बिरयानी पर पहुंच जाता है, फिर कपड़ों पर पहुंच जाता है। शाहीन बाग का तरह तरह से चित्रण किया गया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वहां भारत की जनता का नहीं, आतंकवादियों का धरना चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नागरिकों के एक हिस्से को इस तरह से चित्रित किया गया और कई लोग इस तरह से सोचने भी लगे। दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने ऐसे तथ्यों को क्यों नहीं बहस के सामने पेश किया, और ना ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को उठाने का फैसला दिया, आदेश भी नहीं दिया। ये कहा कि हम दिल्ली पुलिस के विवेक पर छोड़ते हैं कि वो बातचीत के आधार पर फैसला करे, लोगों से बातचीत पर। ऐसा नहीं है कि देश में प्रदर्शन सिर्फ शाहीन बाग में ही हो रहा है और मुद्दा सिर्फ नागरिकता संशोधन कानूनी है। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था कि 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ से जो हमारा प्राइम टाइम जो मोड़ ले रहा है, वो झूठ और बोगस बयानों का किस तरह से पर्दाफाश करता है, ये आप बिरयानी के साथ खाइए और देखिए। 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, ये बयान आता है। 3 महीने के भीतर दिया जाएगा और दी जाएगी और एक अभियान चलाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। देखिए देखिए, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने एक्सरसाइज करके ढूंढा, हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में। कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हों। क्या आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अखबारों से लेकर चैनलों ने किस तरह दिखाया था? एक बार आप फिर से इन हेडलाइन को देखिए ताकि आपको याद आ सके कि बयान देकर हेडलाइन की जगह लूट लेना कितना आसान है। पूरे देश में यह खबर पहुंचाई गई कि जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां 3 महीने के भीतर दी जा रही हैं, जब कोई राज्य नहीं बता सकता इस देश में कि उसने 3 महीने के भीतर 50,000 तो क्या 500 सरकारी नौकरियों की परीक्षा पूरी की हो। हर दूसरे अखबार की हेडलाइन में यह था कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो कदम उठाए हैं वो नौकरियां देने के लिए उठाए हैं। आज 5 महीने बाद उन सभी अखबारों और वेबसाइट और चैनलों की हेडलाइन को पलट कर देखिए, आपको पता चलेगा कि हेडलाइन सूचना देने के लिए नहीं, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनने लगी है। क्या आपको पता चला कि झूठ की एक आंधी किस तरह आती है, आपकी चर्चाओं में समा जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी भनक तक नहीं लगती। सोचिए, तब इस घोषणा से पहले भी अखबार छाप रहे थे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने की योजना बना रही है। आज वो नौकरियां कहां हैं पता नहीं है। इसलिए हर बड़ी हेडलाइन को याद रखा कीजिए, कुछ महीने बाद उसकी सच्चाई का पता किया कीजिए। आपके साथ कई स्तरों पर झूठ बोले जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक अब गोवा के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान 50,000 भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, 24 अक्टूबर 2018 को जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी अफसर और बैंकिंग एसोसिएट्स के फॉर्म निकाले थे। परीक्षा हो चुकी है, 7 महीने से रिजल्ट का पता नहीं है।
जबकि प्रोबेशनरी अफसर के पद के लिए जनरल उम्मीदवारों से 1000 रुपये लिए गए फॉर्म के लिए और SC ST से 800 रुपये लिए गए। सोचिए, सारा बवाल वहां अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हुआ और फॉर्म के लिए वहां गरीब लोगों से 800 रुपये मांगे गए और जनरल के लिए 1000 रुपये, उनके लिए भी महंगा है। किसी भी बेरोजगार के लिए ये इंजेक्शन के जैसा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन नाम की संस्था को यह काम दिया गया ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन पारदर्शिता का आलम यह है कि 7 महीने में रिजल्ट का पता नहीं। मुझे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फोन उठाते उठाते मेरे कान पक गए हैं, मगर सरकारों के कान पर जू तक नहीं रेंगते। जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। श्रीनगर के प्रताप पार्क में भी एक अलग मुद्दे पर 2 दिनों से धरना चल रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कई हजार कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन्हें किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, दवाई भत्ता नहीं मिलता है और इस कारण इनकी सैलरी कम हो गई है। कायदे से इन्हें सभी भत्तों के साथ 32,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन 28-29 हज़ार भी मुश्किल से मिलती है। राज्य में नियम है कि, बताइए अजीब सा नियम है कि 5 साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे तो उसके बाद ही पूरी सैलरी मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। पैसा बचाने का और बेरोजगारों से लूटने का ये अभियान देखिए। जबकि वहां के रिटायर्ड जस्टिस MK हंजूरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रोबेशन का समय 5 साल की जगह 2 साल कीजिए। दुनिया में क्या कहीं 5 साल का प्रोबेशन होता है? ये वही हो सकता है जहां लोग घरों में अब हिंदू मुसलमान को कपड़े और खाने से पहचानने की आदत और सनक को अपने दिमाग में घुसा बैठे हैं। क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई भावुक है या ये प्रदर्शन चुनावी मुद्दा हो भी सकता है? जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि SAR 202 जैसे इसके कहा जाता है इसे वापस लिया जाए। 5 साल तक बिना अन्य भत्तों के काम करना वाकई नाइंसाफी है। 2015 से आवाज उठाई जा रही है। हमारे जो पीछे गवर्नर थे और जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, जो BJP और PDP की मिक्स गवर्नमेंट थी, उसने ये रूल लागू किया था और उस टाइम पे हमने गवर्नर साहब से, जो सत्यपाल मलिक जी हैं, उनसे भी बहुत बार बात हुई है। वो अपने टेन्योर करके चले गए, बट कोई इस पे कोई भी हल नहीं आया। उसके बाद अब इस बार भी कितने सारे डेलीगेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब के पास गए, बट फिर भी हमारे कोई भी बात नहीं सुन रहा। जब हमारी यूथ की बात नहीं सुनेगा, ये सारा ये वही यूथ है जो रेगुलरली ऑफिसेज जाता है और रेगुलरली काम करता है। हम लोग हार्ड वर्किंग यूथ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से है, मेडिकल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, टैक्स एक्साइज सब इंस्पेक्टर्स, पटवारीज, लेक्चरर्स, ये सारे आपका पूरा गवर्नमेंट इदारा इसमें इन्वॉल्व है। तो आप लोग क्यों नहीं देख रहे? हम लोगों को क्यों नहीं, हमारी ग्रीवेंसेस कोई क्यों नहीं सुनते? पहले जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता था उसको कोई प्रोबेशन नहीं होता था, एक्सेप्ट जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होते थे। गैजेटेड पोस्ट में किसी को भी 5 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। 5 साल का प्रोबेशन पीरियड बहुत होता है, स्पेशली जब रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। कोई भी रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने कहा था कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये होता है कि 1.5 साल लग जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, 1.5 साल के बाद फिर और 5 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी कि टोटल मिला के 6 से 7 साल एक बंदा वेट करता है, पहले तो नौकरी लगने के लिए, उसके बाद फिर जब नौकरी लग जाती है तो उसको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है। तो ये दिस इज नॉट डन। आप जैसे मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट निकले हुए थे लास्ट अक्टूबर में निकले, उसके बाद कोई फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। और जब लगे भी, गवर्नमेंट ने कहा था हम इसलिए रख रहे हैं SRO मेडिकल ऑफिसर्स पे, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमको सारे रूरल एरियाज में डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स जाए। आज अब ये वीडियो बिहार के दारोगा परीक्षार्थियों का है। इनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी CBI से जांच कराई जाए। ये लोग भी तिरंगा लेकर निकले हैं, इन्हें किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। दारोगा परीक्षा के परीक्षार्थियों ने पटना में रैली निकाली। कोई 2400 से ज़्यादा अधिक पदों के लिए 6 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 से कुछ अधिक छात्रों का चयन हुआ है। मेंस की परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, नंबर में भी काफ़ी गड़बड़ी है। जबकि कमीशन का कहना है कि जिन छात्रों का प्रीलिम्स की परीक्षा में नहीं हुआ है वही आरोप लगा रहे हैं। इस बार परीक्षा जिलाधिकारी और SP की निगरानी में हुई है, धांधली की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे हकीकत ये भी है कि बिहार में परीक्षा माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो सकता, न हुआ है। यही कारण है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता संकट में है। इन छात्रों पर लाठियां चली, पानी की बौछारें बरसाई गईं। इसका मतलब यह है कि सरकार के सामने शाहीन बाग ही नहीं, जो शाहीन बाग नहीं है उनका भी स्वागत लाठी और डंडे की भाषा से ही हो रहा है। किसी को आतंकवादी कहा जाता है, किसी को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन दोनों से सरकारों का बर्ताव दोनों के प्रति एक समान है।
मुमकिन है यही छात्र अपने ऊपर चली लाठी को ना देखें और शाहीन बाग के लिए कह दे कि वहाँ गोली चलाने वाला सही था, बल्कि ये हो सकता है कि इस तरह की सोच उनमें भी फैल गई हो। दरअसल जो जहर है उसका प्रसार हर तरफ, प्रसाद जो है बराबर और सब में बटा हुआ है। हमने रोजगार की बात इसलिए नहीं की क्योंकि प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज जगत विख्यात है, बल्कि इसलिए की क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के चुनावी भाषणों में रोजगार का मसला उठा रहे हैं। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, भले ये उनके भाषण का बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक जरूरी मुद्दे के रूप में आ जाता है। अगर सारे नेता इस मुद्दे पर आ जाएं, एक दूसरे से भिड़ जाएं, तो अभी भी 10 मिनट के भीतर दिल्ली में चुनावी भाषा बदल जाएगी। नौजवानों का बहुत भला होने वाला है, ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के नौजवानों का भी। पहले अमित शाह जी को सुनिए। मित्रों, उन्होंने कहा था 8 लाख नौकरियां देंगे। ये हमारे साहिब सिंह जी गए, इसके बाद में मुनकप में किसी युवा को नौकरी मिली है क्या? बताओ, मिली है क्या? मिली है? उन्होंने कहा था कि सारे अस्थायी कर्मचारियों को हम स्थायी कर देंगे। अभी 10-12 दिन पहले मेरे घर पर पूरा झुंड आ गया कि भाई हमें स्थायी कराने का वादा करो अमित शाह जी। मैंने कहा यार अब तो स्थायी हो जाने चाहिए थे, केजरीवाल सरकार के तो टाइम समाप्त होगा। उन्होंने कहा हमें धोखा दिया है, हमें स्थायित्व नहीं मिला है। अमित शाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है अस्थायी नौकरियों का उठाकर। सवाल पूछने वाला भी फंस सकता है और जिससे जवाब मांगा जा रहा है वो भी फंस सकता है। बहुत सारे नौजवान अस्थायी नौकरियों की खराब शर्तों से देश भर में परेशान हैं। जहां बीजेपी की सरकार है, जहां नहीं है, दोनों जगहों पर उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। अगर अमित शाह भी जिद पर आ जाएं और केंद्र सरकार की नौकरियों की रफ्तार ठीक करा दें तो इसका श्रेय मुझे तो जाएगा ही, बशर्ते युवाओं को वाकई नौकरियां मिल जाएं। अब देखिए 64 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक धरने पर बैठे हैं। इनकी यही मांग है कि एडहॉक शिक्षक को परमानेंट करें। यह काम केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार इन शिक्षकों को जो कई वर्षों से एडहॉक या गेस्ट टीचर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, परमानेंट कर दे तो 64 दिनों से धरना देने की नौबत नहीं आती, छात्रों का भला होता। जबकि 21 मार्च 2017 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था सदन में कि 1 साल के भीतर 9000 एडहॉक शिक्षकों को दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट कर देंगे। इस बयान को दिए हुए भी कई साल हो गए हैं। वाइस चांसलर ऑफिस के सामने ये एडहॉक शिक्षक किसी का भी इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें नौकरी पक्की करने का आश्वासन दे दे। जुलाई 2019 में नए मानव संसाधन मंत्री निशंक जी ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली पड़े 7000 पदों को युद्ध स्तर पर भर देंगे। 6 महीने के भीतर, ये भी 6 महीना बीत गया, 64 दिनों से यहां तंबू लगाकर बैठे हैं। अगर अमित शाह जी थोड़ा और रिसर्च कर लेते, प्राइम टाइम से ही करवा लेते, तो केजरीवाल के साथ साथ अपने भी मंत्रियों से सवाल करते और इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देकर घर भेज देते और वोट भी मिल जाता। राजनीति कमाल की होती है। जब अमित शाह से पूछा जाता है कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा क्या हुआ, तो जवाब नहीं दे पाते हैं। जाहिर है कांग्रेस उन्हें घेरेगी, लेकिन अमित शाह और तैयारी कर लें तो कांग्रेस को भी परेशानी होगी। मगर इस राजनीति से सिर्फ युवाओं का भला होने वाला है जो इसी देश के हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें 7 औद्योगिक क्षेत्र में से 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं। ये लिखा है 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जब आपके सामने भाषण देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते। क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना संयोग है या प्रयोग है? अगर प्रियंका गांधी भी थोड़ा और रिसर्च कर लेती तो सीधे सवाल करती कि 2019 के चुनावों के संदर्भ में रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली उसकी परीक्षा की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, 2 साल हो गए। दस्तावेजों की जांच हो गई, 6 महीने से बहुत सारे छात्र नियुक्ति का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 2 साल हो गए, मगर रेल मंत्रालय इस परीक्षा को पूरी नहीं करा सका। इसी सोमवार को गोरखपुर मंडल में ये जो छात्र जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं धरने पर बैठे थे। अगर प्रियंका गांधी अभी भी अमित शाह से ये सवाल कर लें तो इन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और अमित शाह मध्य प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी से सवाल कर लें तो वहां के जवानों को भी नौकरी मिल जाएगी। 1 साल हो गए हैं रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा के फॉर्म भरे हुए, परीक्षा का कहीं अता पता नहीं है। सोचिए, इस पर दिल्ली में चुनाव गर्म हो जाए तो आप में से बहुतों के घर नौकरियां आ जाएंगी।
अरविंद केजरीवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ सकते हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट में अटका हुआ है, कई बार सरकारी वकील के पेश नहीं होने के कारण अटका हुआ है, और ये नौजवान 20 दिनों से यूपी के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगा रहे हैं, कोई इनकी सुनने वाला क्यों नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में केजरीवाल से पूछ रहे हैं नौकरियां क्यों नहीं दी। बड़ी हास्यास्पद बात है। भारतीय जनता पार्टी को ये पूछते हुए शर्म नहीं आती? जिस पार्टी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और 5 वर्षों के राज में एक भी नौकरियां नहीं दे पाए लोगों को, कोई रोजगार, कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया, बल्कि रोजगार घटा है। 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है बीजेपी के राज में, वो हमसे सवाल पूछ रहे। अरे भाई, दिल्ली के मामले में गृह मंत्री अमित शाह को भी मालूम है नौकरी देना दिल्ली सरकार के पास नहीं है, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सर्विसेज हमारे पास नहीं है। हमने नौकरियां क्या क्या दी हैं वो बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या नौकरियां दी? आंगनबाड़ी की नौकरियां दी, मार्शल की नौकरियां दी, सिविल डिफेंस की नौकरियां दी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स रखे गए हैं मोहल्ला क्लिनिक में उनको नौकरियां दी। तो जितनी हमारी क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देने का, जो हमारे पास अधिकार है, उसमें हमने काम किया। सरकारी नौकरी देने का जो काम तुम्हारे पास है आदरणीय गृह मंत्री जी, वो आपने न केंद्र में किया न राज्य में किया, और हमें नौकरियां देने का अधिकार दे नहीं रहे हो। सर्विसेज हमारे पास आप दे नहीं रहे हो। आप सर्विसेज दीजिए ना, तब हमसे पूछिए सवाल, हम बताएंगे कितनी नौकरियां हमने दी हैं। अगर संजय सिंह भी थोड़ी और रिसर्च कर लेते तो उठा देते कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 8,000 शिक्षकों को 3 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला है। अगर अमित शाह इनके वेतन का सवाल उठा दें तो राजनीति में नया मोड़ आ जाएगा। अब देखिए, ये भी महिलाएं हैं, शाहीन बाग की नहीं है, मगर हैं तो दिल्ली की ही। ये सभी काली पट्टी बांधकर पढ़ाने जाती हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 8,000 शिक्षकों को इस शहर में 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कितना बोरिंग लग रहा होगा ना आपको ये प्राइम टाइम देखते हुए। सोचिए, इन्हें भी लग रहा होगा, बेरोजगारों को खुद लगता है कि ये क्या दिखा रहा है, क्यों नहीं बिरयानी और हिंदू मुसलमान की बात कर गरमा देता है। बहुमत हासिल है बीजेपी को नगर निगम में, लेकिन 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहां शाहीन बाग की महिलाओं को आतंकवादी बताने की राजनीति चल रही है। दिल्ली में यह क्यों नहीं मुद्दा है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है नगर निगम के शिक्षकों को। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी कई सौ शिक्षक अस्थायी हैं। अमित शाह चाहे तो तुरंत ही स्थायी कराकर केजरीवाल को घेर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पर जो पिछले 10-12 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में निगम की हालत खस्ता है, उसकी वजह से जो यहाँ पे बीजेपी का शासन है और मेयर साहब अवतार सिंह भंडाना जी हैं, इनकी गलत नीतियों के चलते हमें पिछले 3 महीने से जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी का आज तक वेतन नहीं मिला है। और ये समस्या जो है अक्टूबर 2014 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो है कि हमारे दिल्ली सरकार के चुनाव हुए और जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और बीजेपी और इनकी आम आदमी पार्टी की जो आपस की रंजिश थी उनकी वजह से जो है कभी भी 2014 अक्टूबर के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 या 3 महीने का जो वेतन हमारा जो है वेटिंग में ना रहा हो, रुका हुआ ना रहा हो। इसके साथ साथ हमारा 3 साल से पे कमीशन लगा हुआ है। 2017 में 16 में पे कमीशन लगा था, उसका एरियर हमें आज तक नहीं मिला है, जो कि हर टीचर का 50-60 हज़ार रुपये है। हमारा एमएससीपी का एरियर है जो कि लाख से 1.5 लाख रुपये है एवरेज ऑन एन टीचर। नॉर्थ एमसीडी में 8,000 टीचर हैं जो परमानेंट है, और उनके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, उनका मेडिकल फैसिलिटी का, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज हुए हैं उनकी पेंशन जो है, ये सब चीज़ें जो है एक भी कर्मचारी को जो है रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग हो उसको सुविधा नहीं मिल रही है। जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपने मेडिकल फैसिलिटी के पैसे भी कटवा रखे हैं। उसके बाद भी जो है उनको, जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उनको कैशलेस मेडिकल में जो है स्कीम में उनको बेनिफिट नहीं देते हैं। उनको हॉस्पिटल से मना कर दिया जाता है कि आपका इलाज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इन तीनों पार्टियों ने प्रमुखता से तो क्या, लेकिन इसको जगह ही नहीं दिया उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। कहीं भी किसी के मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि एमसीडी में टीचर्स भी हैं और टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दिल्ली में नहीं रहते, हमें पाकिस्तान से यहाँ बुलाया गया है और हम पाकिस्तान के वासी हैं। अरे हम पहले भारत के नागरिक हैं भैया, और भारत में भी हम दिल्ली में रहते हैं। अगर दिल्ली में शिक्षा की ये व्यवस्था है आपकी, तो आप क्या मतलब वर्ल्ड लेवल पे या विश्व स्तर पर क्या मुंह दिखाएंगे? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के आपने ये दुर्गति कर दी है। बहुत सही।
शाहीन बाग की औरतों को आपने पाकिस्तान कहा, तो एमसीडी के जो शिक्षक हैं वो भी अपने आप को पाकिस्तान की तरह देखने लगे हैं कि क्या वो पाकिस्तान के हैं जो इन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं दी जाती है। इसलिए पाकिस्तान से छुटकारा पाइए, मूल मुद्दों पर आइए। अस्थायी नौकरियों का मसला बिहार में भी है, वहाँ हजारों सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी स्थायी कराने को लेकर हड़ताल पर हैं। अस्थायी नौकरियों का मुद्दा दिल्ली में उठे तो बिहार तक में चला जाए। पटना के सफाई कर्मचारियों को स्थायी होने का मौका मिले। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने कहा है कि ये देखिए स्मार्ट सिटी का हाल है, केवल बोर्ड में पटना स्मार्ट सिटी है। 10 साल से सफाई कर्मचारी स्थायी होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है। अमित शाह एक फ़ोन करके इन सारे सफाई कर्मचारियों को मदद कर सकते हैं और दिल्ली में जो बिहार के वोटर हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। पटना में 3000 सफाई कर्मचारी हैं और 2 दिनों से हड़ताल है। शहर के कोने कोने में इस तरह की गंदगी जमा है। आप सोचिए प्राइम टाइम जैसा 5 टीवी पर अगर शो होने लगे अलग अलग चैनलों पर, तो यकीन जानिए देश की राजनीति और नेताओं की भाषा 2 मिनट में बदल जाएगी। भले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिहार से सीखने की नसीहत दी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से पटना समेत बिहार के विभिन्न नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों की स्थिति बदतर हो गई है। सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी बदबू से है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने जो कचरा है वो सड़क के ऊपर जो है उसे पूरी तरीके से फेंक दिया है। ये लड़ाई दरअसल पिछले 10 वर्षों से जो सफाई कर्मी हैं उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने एक आदेश दिया था कि अब नए जो हैं टेम्प्रोरी सफाई कर्मियों को नहीं रखा जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने अपने आदेश में मॉडिफिकेशन भी किया है, लेकिन अभी भी ये हड़ताल जारी है, जिसके कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोगों की महक से और गंदगी का जो अंबार जो पिछले 2 दिनों से जमा हुआ है और जिस प्रकार से शहर के हर रोड पे या हर कोनों में इसे फेंका गया है, उसकी बदबू से आप कह सकते हैं कि लोग परेशान हैं। राजनीति को रोजगार के सवाल पर लाइए। आपके सारे झूठ आपको भी चुभेंगे और नेताओं को भी चुभेंगे, क्योंकि वो सारे झूठ आपके भीतर भी तो घुस गए हैं। मगर भला उन युवाओं का होगा जिन्हें हिंदू मुसलमान की आग में झोंक दिया गया हो। लेकिन इस भ्रम में कभी ना रहें कि सांप्रदायिकता के जहर को रोजगार के सवाल से आप दूर कर सकते हैं। सांप्रदायिकता की लड़ाई अलग है, उसे सामने से लड़ना होगा। उसका रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। जो बेरोजगार है मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होती है। सबके बारे में तो दावे से नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस जहर की चपेट में हैं। वो छुपा कर रखते हैं, सोचते हैं ये पहले मुद्दा उठ जाए, लेकिन वो समानांतर रूप से उनके दिमाग में उस जहर का असर है। अब लखनऊ से कमाल खान की रिपोर्ट दिखाता हूँ। स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा है कि ये मामला क्विड प्रो क्यो का है, यानी दोनों की रजामंदी का है। बताइए, यह कहना मुश्किल है कि कौन इसका शोषण कर रहा था, ये कोर्ट का वाक्य है, बल्कि हकीकत यह है कि दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। इस फैसले में जो कहा गया है उसका विश्लेषण संविधान पीठ के सामने होना चाहिए। क्या यह फैसला लड़की के किरदार का चित्रण करता है, ये सवाल है। ये तभी साफ होगा जब इस फैसले को लेकर कानूनविद समीक्षा करेंगे। बहरहाल आप कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। चिन्मयानंद पे अपनी लॉ स्टूडेंट के शोषण का मामला काफ़ी दिन सुर्खियों में रहा। 20 सितंबर को वो गिरफ्तार किए गए, लेकिन करीब 4.5 महीने बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये तो बराबर की सौदेबाजी वाला मामला लगता है, लेकिन वक्त के साथ चिन्मयानंद से ज़्यादा पा लेने की लड़की की लालच बढ़ गई और उसने उन्हें उनके अश्लील वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करना चाहा। दोनों पक्षों ने अपनी सारी हदें तोड़ दी। ये कहना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। हकीकत तो ये है कि दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया। इस मामले में जैसा विवेचना से अभी ये तथ्य निकल के आए हैं कि मिस ए स्वामी जी के सानिध्यता में लगभग 11 महीने तक रही और इस 11 महीने के दौरान उसके आरोपों के अनुसार स्वामी जी ने उसकी सहमति के साथ उसका शोषण किया। चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया था। लड़की अपना हॉस्टल छोड़कर अपने दोस्त के साथ चली गई थी,
जहां से उसने एक वीडियो जारी कर उन पर इल्ज़ाम लगाए। लड़की ने 24 अगस्त 2019 को वीडियो मैसेज जारी कर चिन्मयानंद पे शोषण का इल्ज़ाम लगाया था। 25 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी का मैसेज भेजने की एफआईआर कराई। 27 अगस्त को लड़की की एफआईआर दर्ज हुई। 20 सितंबर को चिन्मयानंद गिरफ्तार हो गए। 20 सितंबर को ही लड़की के 3 साथी भी चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए। 24 अक्टूबर को लड़की भी चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गई। कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देते हुए लड़की के व्यवहार पर भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने लिखा है कि हैरत, अफसोस और चिंता की बात है कि लड़की चिन्मयानंद के संपर्क में आती है, उनका संरक्षण पाती है, अपने और अपने परिवार के लिए उनका उपकार हासिल करती है और कहती है कि उन्होंने उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन इस पूरे 9-10 महीने के दौर में इस पे कोई शिकायत नहीं करती, अपने माँ बाप से भी इसका जिक्र नहीं करती। उनका ये कहना है कि बेल पर तो वो सब बहुत खुश हैं और उसके बावजूद उनका ये कहना है कि बेल के तुरंत बाद वो निकलेंगे और यहाँ हनुमान धाम पे जाके भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। चिन्मयानंद को जमानत मिलने में लड़की के ऊपर जो एक्सटॉर्शन का इल्ज़ाम है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिस सिलसिले में लड़की की कुछ वीडियो भी सामने आई थी जो अदालत में पेश की गई है। अगर ये प्रकरण नहीं हुआ होता तो शायद लड़की का केस बहुत ज़्यादा मजबूत होता। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और शाहजहांपुर में अंकित जौहर के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली चुनाव के संबंध में दिए गए तीनों प्रमुख दलों के भाषणों का छोटा छोटा हिस्सा देखते हैं कि तीनों कैसे एक दूसरे पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 5 साल के अंदर दिल्ली में 1000 नए स्कूल बनाएंगे। मुझे बताओ मुनका वालों, मुनका विधानसभा में कितने स्कूल नए बनाए हैं? उन्होंने कहा था हम 50 नए कॉलेज बनाएंगे। एक भी कॉलेज मुनका में बना है क्या? बोलो भाई, पीछे तक बना है क्या? मित्रों, मैं उनको एडवर्टाइज के पैसे दे दूं, अगर 50 कॉलेज बनाए हैं तो अखबार में जरा एड्रेस दे दो भैया, एड्रेस दे दो इसका, मगर वो नहीं बनाए हैं। इन्होंने कहा 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए तो 1-2 कैमरे का ट्वीट कर दिया कि देखो अमित शाह एक कैमरा लगाए। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि हाँ भैया 1.5 लाख कैमरा आपने लगाए मगर 15 लाख कहे। तो केजरीवाल साहब बड़े खुश हो गए कि अमित शाह ने दिया सर्टिफिकेट, केजरीवाल ने किया काम। बाद में मैंने तीसरे दिन का, मैं जानता हूं इसको, इसलिए सब बात मैंने एक साथ नहीं कही। तीसरे दिन कहा कि 15 लाख की जगह 1.5 लाख लगाए हैं, उसमें से 1.25 लाख नरेंद्र मोदी की ग्रांट से लगाए हैं, अपने नरेंद्र मोदी की ग्रांट। उन्होंने कहा था कि यमुना जी को हम स्वच्छ कर देंगे। केजरीवाल जी, मैं आपको चैलेंज देने आया हूं, यमुना जी को अगर आपने स्वच्छ करा है तो मीडिया की उपस्थिति में एक गोता लगाकर अंदर दिखा दो जरा, तो मैं मान जाऊं कि यमुना जी स्वच्छ। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी। दिल्ली के हर बच्चे को, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें, और साथ साथ पूरी दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी पॉल्यूशन में। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे।
और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। अमित शाह जी ये कह रहे हैं भाई तुम हमको वोट दे दो, फिर सीएम मैं तय करूंगा। जनतंत्र में सीएम जनता तय करती है। जनतंत्र में सीएम अमित शाह जी तय नहीं कर सकते कि आपका एक एक दिया हुआ वोट सीधा केजरीवाल के पास आएगा। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी को दिया हुआ वोट किसके पास जाएगा। अगर वो चेहरा नहीं है तो इसका मतलब बीजेपी को दिया हुआ एक एक वोट गड्ढे में जाएगा। आपके प्रधानमंत्री आपको काम नहीं दे पा रहे, आपके चीफ मिनिस्टर आपको काम नहीं दे पा रहे। उधर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, पूरी दुनिया कहती है भाई हम पूरा पैसा देने को तैयार हैं। चाइना के सामने हिंदुस्तान खड़ा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दुनिया में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहता मेरी बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं आतंकवाद की बात करूंगा, मगर मैं रोजगार की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में इतना दम नहीं है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवा दूं। और यह बात अब 5 साल लगे, 5 साल 5.5 साल लगे, मगर यह बात अब हिंदुस्तान के हर युवा के दिमाग में घुस गई है कि नरेंद्र मोदी हमें रोजगार नहीं दिलवा सकता, अरविंद केजरीवाल हमें रोजगार नहीं दिलवा सकता। और ये पूरी दिल्ली जानती है कि अगर यहां पे किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और भविष्य में भी अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है 25% हमारा बजट का पोल्यूशन को मिटाने में चला जाएगा। 15,000 इलेक्ट्रिक बसेस हम आपके हवाले कर देंगे। जो हमने न्याय योजना चुनाव के समय कही थी 72,000 रुपए हर साल 5 लाख बीपीएल परिवारों को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दे देगी। और पेंशन हर महीने 5,000 रुपए जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। नर्सरी टू पीएचडी फ्री शिक्षा लड़कियों के लिए, बिजली बचाओ पैसा कमाओ, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम, कैश रिबेट फॉर कस्टमर्स हु रिड्यूस कंजम्पशन।